नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है टारगेट सिलेक्शन पे। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और न्यू क्लास लेकर आ चुका हूँ। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्लास है, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पूरा एसएससी जीडी का पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके मोस्टली एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं जीडी के एग्जाम में। पूरा का पूरा जीडी का पेपर है, तो हर एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करना है कि जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, उसके नोट्स बनाते हुए चलो। तो यहाँ से यकीन मानना है कि 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चंस आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही वर्तनी वाले शब्द को चुन के बताओ कि यहाँ पर क्या है, कि सुषमा है, सुषमा है, सुषमा है या फिर आपका सुषमा है। सही वर्तनी वाला जो शब्द हो जाता है वो आपका डी वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, सुषमा जो है वो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आंसर होगा। पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या होता है, कि भाई पल्ला पकड़ लिया, इसका अर्थ क्या है। पल्ला पकड़ने का अर्थ ये होता है कि जब आप का पल्ला पकड़ लिया है, बस आपसे अपना काम बना रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, पल्ले पकड़ने का मतलब ये है कि वो आपसे सहारा ले रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, वो सहारा ले रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। सादा जीवन डैश विचार ही जीने का मूल मंत्र होना चाहिए। देखो बहुत ही अच्छी चीज है, आपने सुनी होगी कई बार कि भाई सादा जीवन और उच्च विचार है ना, कि हमारा सादा जीवन है, उच्च विचार है हमारे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और यही एक अच्छा जीने का मूल मंत्र भी हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला देखो कि जो स्त्री विद्वान हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ठीक है ना, कोई एक स्त्री है जो बहुत ज्यादा विद्वान है, उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, कि भाई जो स्त्री जो है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा विद्वान है, उसके लिए विदुषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विदुषी बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से विजित भी तो लिखा हुआ है। विजित का मतलब होता है कि जिसको जीत लिया गया हो। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पर इसका मतलब आपका होता है जिसको जो है यहाँ पे जीत लिया गया हो, उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका विजित बोला जाता है। ठीक है, जिसको जीत लिया गया हो, है ना, ये वाला क्लियर हो गया। इसी के अलावा आपके सामने लिखा है विज्ञ का मतलब क्या होता है। ठीक है, विज्ञ का मतलब होता है जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो। ठीक है, कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होगा जिसकी जो जानकारी है ना, वो जानकारी जो है बहुत अधिक होगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, जानकारी जो है बहुत ज्यादा अधिक होगी, उसको आपका क्या बोलेंगे, विधुर बोलेंगे, सॉरी हाँ विज्ञ बोलेंगे। ठीक है, अब विधुर किसको बोलते हैं, ये भी तो क्लियर होगा। विधुर बोलते हैं जिस पुरुष की पत्नी जो है मर चुकी है। ठीक है ना, जो कोई पुरुष है उसकी जो पत्नी है, वो जिसकी पत्नी जो है ना मर चुकी है, उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको आपका यहाँ पे विधुर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे समझ आना, उसको आपका विधुर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप वाकई में एसएससी जीडी 2024 वाले 25 वाले एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन 3 पीडीएफ को आप लोग साथियों जरूर पढ़कर जाइएगा। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो आधा पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़कर जरूर जाइए, क्योंकि यहां पर आपको साथियों पिछली सभी शिफ्ट के पिछली शिफ्ट का आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और आपको भी पता है कि भाई साहब एग्जामिनर अब नए सवाल नहीं बनाता है, वो पिछली शिफ्ट में से डिक्टो क्वेश्चन उठा लेता है। तो यहां से आपके जीके के, हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और मैं कहूंगा पिछली शिफ्टों में से तो एग्जामिनर तकरीबन 50% के आसपास क्वेश्चंस पूछता है। उसके अलावा आपको साथियों 10 पेपर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, यानी कि जैसे आपका पेपर आएगा नहीं इस बार 80 क्वेश्चन का, वैसे आपको 10 पेपर का साथियों सॉल्यूशन दिया जा रहा है। इसमें भी हिंदी होगी, जीके होगी, रीजनिंग होगी, मैथ होगी। और बच्चों को जीके में बड़ी दिक्कत है, तो जीके में अगर आपको स्कोर ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है, तो आपको साथियों करंट अफेयर के सवाल करना होंगे। तो करंट अफेयर के सवाल साथियों मैंने 1000 तकरीबन लिए हैं, पूरे साल के 1000 टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो जो भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है साथियों। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर जाकर आप इस पीडीएफ को साथियों पेमेंट करके प्राप्त कर लेंगे। कि मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदा या फिर खरीदे। ठीक है, मैंने एक गाय और एक भैंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर खरीदी है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना। निष्पक्ष है, निष्पक्ष है या फिर आपका निष्पक्ष है। तो यहाँ पे सही वर्तनी वाला शब्द बताना है कि आपका क्या हो जाएगा। तो आप ये बोलोगे कि सर सही वर्तनी वाला शब्द जो है निष्पक्ष, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है क्या है। भाई कोई इंसान जो है भीगी बिल्ली बन चुका है, इसका अर्थ क्या होगा, कि कोई इंसान भीगी बिल्ली बन गया, बहुत ज्यादा चालाक बन रहा है या फिर गिड़गिड़ा रहा है, गायब हो जा रहा है, कि भाई भीगी बिल्ली बन गया। भीगी बिल्ली मतलब बहुत ज्यादा सहम गया। भाई बिल्ली को पानी से डर लगता है। ठीक है, जब उसके ऊपर पानी डाल दोगे वो तो सहम जाएगी बिल्कुल, अरे अरे भागो भागो भागो, है ना।
पोषक का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो पोषक का जो विलोम शब्द है आपको बताना है यहाँ पे, तो पोषक का विलोम शब्द हो जाएगा शोषक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे विलोम शब्द शोषक हो जाएगा। जिस तरीके से छीण का विलोम शब्द आपका क्या होता है, छीण का हो जाता है आपका पुष्ट हो जाता है, ठीक है। तोषक का आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आप ये बोलोगे तोषक नहीं, जिस तरीके दुर्बल का आपका हो जाता है सबल हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, सबल हो जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगी, किसी तरीके का कोई इसका अर्थ भी नहीं है, ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भाड़ झोंकना, ठीक है, ढील दे दी, थक जाना, व्यर्थ समय या फिर निराश हो जाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि भाई भाड़ झोंकने का मतलब होता है कि पूरा पूरा जो आपने है एक समय बिल्कुल ही अपना व्यर्थ कर दिया है, समय जो है बिल्कुल खराब कर दिया है, और ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अब समझो यहाँ पे ढील देने का मतलब होता है आजाद छोड़ देना, ठीक है ना। ढील देने का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि क्या कर दिया है, यहाँ पे आजाद छोड़ दिया, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आजाद छोड़ दिया है, इसका अर्थ हो जाता है। थक जाने का मतलब क्या होता है, थक जाने का मतलब होता है अंग अंग ढीला होना, ठीक है ना। क्या हो जाता है कि भाई अंग अंग जो है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, ढीला हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा। निराश हो जाने का मतलब क्या होता है कि क्रोधित होना, ठीक है ना। निराश हो जाने का मतलब आपका क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हो, कोई क्रोधित हो गया है, या फिर उसका उदास होना हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, उदास होना हो जाता है, दोनों ही आपके एक ही मतलब है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि हमारा कौन सा है, दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर या फिर दुष्कर। तो शुद्ध वर्तनी के शब्द के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर दुष्कर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि दिए गए शब्दों में विलोम शब्द को चुनिए। आदान का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है, तो आदान का होता है प्रदान होता है, ठीक है। अगला है कि दिन में डैश में ठंडक है, दिन में क्या है, दिन के मौसम में, ऋतु में, जलवायु में। तो सीधी सी बात है, दिन में हमारा क्या हो जाता है, दिन में हमारा मौसम हो जाता है, उस मौसम में क्या हो जा रही है, ठंडक हो जा रही है, ठीक है ना, या गर्मी हो जा रही है। तो मौसम हमेशा याद रखना, जलवायु जो होती है वो आपके एक एरिया की होती है, ठीक है ना। क्या होती है, एक एरिया की होती है, या फिर आप याद रखो कि एक क्षेत्र की जलवायु होती है, ठीक है। और शीत, ये तो खुद एक क्या है अपनी यहाँ पे ऋतु है, ठीक है। और ऋतु तो अपने हिसाब से होती है, गर्म होती है, ठंड होती है, तो उसमें तो आप कहीं नहीं सकते हो, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए कि इस लोक से संबंधित है। अलौकिक, इस लोक से जो कुछ भी संबंधित है उसको आपका क्या बोलते हैं, उसको आपका लौकिक बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, लौकिक। और अलौकिक का मतलब क्या होता है, अलौकिक का मतलब होता है जो इस लोक में संभव ही ना हो, जो आपका इस लोक में क्या ना हो, इस लोक में आपका संभव ही ना हो, ठीक है ना, संभव ना हो, उसको आपका अलौकिक बोला जाता है ना। और इसी तरीके से लौकिक का मतलब जो इस लोक से संबंधित हो, ठीक है। तो ये लौकिक अलौकिक एक दूसरे के विलोम शब्द है। बिजली का आपको समानार्थी शब्द बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बहुत आसान है। बिजली का जो समानार्थी शब्द है यहाँ पे दामिनी होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। बिजली का एक समानार्थी शब्द नहीं होता है, बिजली के कई समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे कि एक हो जाता है आपका तड़ित हो जाता है, ठीक है। एक आपका क्या हो जाता है, एक आपका विद्युत हो जाता है, एक आपका चंचला हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, चंचला हो जाता है। एक आपका चपला हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, चपला हो जाता है ना। उसी तरीके से यामिनी किसका है, यामिनी का जैसे तमी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, यहाँ पे तमी हो जाता है। इसके अलावा निशी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, निशी हो जाता है। त्रियामा हो जाता है, ठीक, क्या हो जाता है, त्रियामा हो जाता है। या फिर विभावरी हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, विभावरी हो जाता है। शर्वरी का मतलब क्या होता है, शर्वरी का मतलब आपका होता है रात हो गया, रात्रि हो गई, ठीक है ना। ये सारे इसके मतलब हो गए। इसको निशा भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इसको निशा भी बोलते हैं। अटवी का मतलब क्या होता है, अटवी का मतलब होता है वन, ठीक है ना। वन हो गए, है ना, जंगल हो गया, ठीक है, जंगल हो गया, वन हो गए। और जैसे मतलब विपिन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विपिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आकाश का समानार्थी शब्द बताइए यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसान है कि सर आकाश का समानार्थी शब्द होता है अंबर, है ना। आकाश का अंबर हो जाता है। और बाकी जो यहाँ पे लिखे हुए जैसे अक्षी, अक्षी का मतलब होता है नेत्र होता है ना, पता होगा सभी को। और जैसे कि नेत्र हो गया, अंबक हो गया, इसको आपका बोलते हैं। और अंबर में, अंबर का तो पता ही है आपको, ठीक है। अतुल का मतलब आपका होता है आसमान, ठीक है ना। अतुल का मतलब भी आपका क्या हो जाता है, आसमान हो जाता है, ठीक है। या फिर असीम, आसमान तो अनंत तक है ना, तो असीम भी इसको बोलते हैं। चलिए, किस भाग में त्रुटि आपको बताना है। सिखाता नहीं है कि कोई किसी
कोई किसी को सिखाता नहीं है कि ऐसे उच्चारण करो। इसमें किस भाग में आपको बताना है कि आपकी जो है त्रुटि दे रखी है, ठीक है, इसमें बताना है आपको किस भाग में जो है आपकी त्रुटि जो है वो आपकी दे रखी है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो तीसरे वाले भाग में जो है ना वो आपकी त्रुटि दे रखी है, ठीक है ना। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण, ऐसी की जगह आपका क्या होना चाहिए, बोलोगे सर कोई किसी को नहीं सिखाता है कि ऐसा उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे वाले भाग में आपकी क्या है, यहाँ पे समझ जाओगे कि सर तीसरे भाग में जो है वो हमारी त्रुटि है, ठीक है। अगला कि 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे बताना किस भाग में त्रुटि है, फिर कोई त्रुटि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ठीक है ना। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। यहाँ पे हेतु ये जो दे रखा है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। हेतु की जगह आपको बताना है कि क्या आ जाएगा। भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कारण जो है वो यहाँ पर क्या बताना है आपको, हो सकता है। परीक्षा की डैश बदलनी चाहिए, तरीका, प्रणाली, उपाय या फिर ढांचा। तो परीक्षा का क्या बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, ठीक है। क्या बदलना चाहिए हमको यहाँ पे, तो परीक्षा की जो प्रणाली है उसको चेंज करना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि एग्जाम करवाने में या फिर नंबर्स में क्या डिफरेंस जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारे सामने क्या लिखा होगा। अगला है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको क्या बोलते हैं। जो पुरुष जो है लोहे की तरह बलिष्ठ होता है उसको आपका लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है उसको, हमेशा याद रखना, लौह पुरुष बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पर से जीके जीएस का सेशन स्टार्ट हो जाता है। जीके जीएस के सेशन में आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन जो है वो आपका किया गया। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 10 में या फिर आपका अनुच्छेद नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन और सीमाओं के फेरबदल इत्यादि के संबंधित वर्णन करा गया है। कि जो हमारा कोई भी एक नया राज्य है उसको गठित करा जा सकता है, किसी भी राज्य का विघटन करके या तोड़ के, या दूसरा राज्य जो है बना सकते हैं। सीमाओं का फेरबदल भी कर सकते हैं कि यहाँ तक जो है किसी दूसरे राज्य की सीमा है, उसके बाद किसी और राज्य की सीमा है। बाकी ये सारी चीजों का जो वर्णन है वो आपका किस में मिलता है, तो आप यहाँ पर याद रखना कि अनुच्छेद नंबर 3 में जो है वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 1 में क्या मिलता है, तो अनुच्छेद 1 में आप लोग याद रखोगे कि जो संघ होता है ना, संघ का जो नाम होता है, ठीक है ना, संघ हो जाता है, संघ का जो नाम होता है, और जो राज्य क्षेत्र होता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, राज्य क्षेत्र होता है, ये यहाँ पे हो गया। और अनुच्छेद 2 में क्या होता है, अनुच्छेद 2 में होता है कि जो संसद होती है, ठीक है ना, संसद क्या करती है, विधि के द्वारा नए राज्य बनाती है। संसद क्या करती है, विधि के द्वारा नए राज्यों में प्रवेश की स्थापना देती है। जो नए राज्य होते हैं उनमें प्रवेश की स्थापना देती है, वो किस में हो जाता है, अनुच्छेद नंबर आपके 2 में हो जाता है। अनुच्छेद 10 में आपका क्या होता है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहे, जो नागरिकता के जो अधिकार हैं, ठीक है, वो नागरिकता के जो अधिकार हो जाते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर आपके बने रहे, ठीक है ना, ये हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे क्या है कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है। भारतीय सुरक्षा बल के जो सर्वोच्च कमांडर है वो यहाँ पे कौन हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, भारतीय सुरक्षा बल के जो हमारे सर्वोच्च कमांडर हैं इनमें जो नाम दे रखा है उस हिसाब से हमारे प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये जो है थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, तो इसको इतना मत ध्यान में दो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। वह प्रधानमंत्री मंत्रालय के परिषद की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, या फिर वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है। अब आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका सत्य नहीं है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डी वाला क्यों सत्य नहीं है कि क्योंकि राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो देश के अंदर लगे आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है ना, ये क्लियर होगा। और आपातकाल की घोषणा भी आपको पता है कि 3 तरीके के कार्यों में, 3 तरीके के जब भी यहाँ पे चीजें बनती हैं तब राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा करी जाती है, आपातकाल जो है वो आपका लग जाता है, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपको बताना है कौन सा है, बरगद है, आम है, सौल है, या फिर आपका पीपल है, साल या पीपल, ठीक है। देखो यहाँ पे बता देते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका क्या है, बरगद है,
कुछ चीजें और समझो। आज राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है, कल से आपको मान लो अगर आपसे क्या पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आप याद रखोगे कि सर ने बता रखा है कि मोर जो है वो हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है। राष्ट्रीय गीत आपसे पूछ ले हमारा क्या है, तो आप याद रखेंगे कि वंदे मातरम जो है वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? जनगण मन को बताना कब आपका स्वीकार करा गया था आधिकारिक रूप से। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसको 24 जनवरी 1950 में स्वीकार कर लिया गया था। बोलेंगे सर 24 जनवरी 1950 में यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको एक तरीके से राष्ट्रीय गान के रूप में यहाँ पे चुन लिया गया था। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कब गाया जाता है, तो भी आप याद रखोगे कि सबसे पहले अगर गाने के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय गान आपका हमारा राष्ट्रीय गान जो हो जाता है वो 27 दिसंबर 1911 में सबसे पहले आपका गाया जाता है। ठीक है ना? और कहाँ पे गाया जाता है, तो आप ये भी याद रखोगे कि जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है, अधिवेशन हमेशा याद रखेंगे कहाँ के होते हैं, तो अधिवेशन आपके कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, वो भी कौन सा वाला अधिवेशन होता है, तो कलकत्ता वाला आपका अधिवेशन होता है। ठीक है ना? और किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी आप लोग को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये जो है वो आपका लिखा गया था। और अगर इसमें भी थोड़ा सा आपको बता दें तो बांग्लादेश का भी जो यहाँ पे राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा जाता है। और थोड़ा सा डिटेल अगर आप समझोगे तो ये कितनी देर का होता है, तो ये आपका 52 सेकंड का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है। अगला है कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है ना? गंगा और शार्क मछली, गंगा की शार्क मछली, भारतीय स्टार कछुआ, या फिर गंगा नदी की डॉल्फिन मछली, या फिर गोल्डन आपका भैंसी। ठीक है, देखो राष्ट्रीय जल जीव के बारे में पूछ रहा है तो गंगा नदी में एक आपकी डॉल्फिन मछली रहती, हमारा यहाँ का राष्ट्रीय हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे समझना कि अगर आपसे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछे तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा कि सारनाथ जो हमारा हो जाता है, सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। ठीक है, सारनाथ में स्थित हमारा क्या हो जाता है, अशोक स्तंभ हो जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रतीक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखते हुए चल रहा है। ध्वज हमको सभी को पता है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसमें केसरी सफेद और हरा रंग है। राष्ट्रीय गान जनगण मनगण, गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय कैलेंडर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो शंख संवत बोलते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल। ठीक है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा, और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। क्लियर? चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, अभी आपको बताएं, गलती हो गई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। राष्ट्रीय गीत के बारे में आपसे पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब वो भी क्या हो गया था कि इन्होंने किस में लिखा था, तो यहाँ पर भी याद रखना है कि इनके द्वारा जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में, तो कहेंगे सर इनके द्वारा ये जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, और थोड़ा सा और समझते हैं कि संस्कृत भाषा में तो लिखा गया है, और कब यहाँ पे, इसका मेन रीजन क्या है कि जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी याद में, या फिर आप ये समझते हुए चलो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो क्रांतिकारियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उनसे प्रेरणा लेकर ये जो है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो लिखा गया है। क्लियर? और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इससे पहले कब गाया गया था राष्ट्रीय गीत, सबसे पहले आपका 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में आपका गाया गया था। कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में आपका राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय गान लिखने के अवसर में क्या मिला था, तो आप लोग यहाँ पर याद रखोगे कि इनको राष्ट्रीय गान लिखने के मतलब लिखा था, उसकी वजह से इनको विश्व कवि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि विश्व कवि नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगला, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको सबको रिपीट करते हुए चलो। यहाँ पे याद रखना कि पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर लिखा हुआ, स्वेज नहर कहाँ पे पता है किसी को, तो ये आपकी मिस्र में हो जाती है। ठीक है, कहाँ हो जाती है, मिस्र में हो जाती है। किसमें, तो जो हमारा लाल सागर है इसको किससे जोड़ती है, इसको आपका भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है ना, क्लियर? यहाँ पे बोलेंगे सब बिल्कुल क्लियर है। और जो कील नहर है कहाँ पे है, तो कील नहर जो है वो हमारी यहाँ पे जर्मनी में है। कील नहर किससे किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है।
ठीक है ना, क्या हो जाती है, उत्तरी सागर को आपकी किससे जोड़ती है, बाल्टिक सागर से जो है वो आपकी जोड़ती है। ठीक है। कोरित नहर क्या है, ये आपकी ग्रीस यूनान में हो जाती है। ठीक है ना, यूनान में क्या हो जाती है, ग्रीस यूनान में हो जाती है। ये आपकी सुरोनिक की खाड़ी को कुरिन्थन खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है ना, किसमें हो जाता है, आपकी सुरोनिक की खाड़ी को कुरिन्थन खाड़ी से आपकी आपस में जोड़ देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, बुडापेस्ट या फिर सिकंदरिया या फिर बगदाद या फिर आपका लंदन। तो यहाँ पर याद रखना, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शहर जो है नील नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नील नदी के तट पे जो है वो आपका एक मिनट, हाँ ठीक है, बुडापेस्ट जो है वो आपका स्थित हो जाता है। ठीक है। बाकी आपसे यहाँ पे लंदन के बारे में पूछ रहा है, लंदन आपका टेम्स नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, टेम्स नदी पर। बगदाद, बगदाद पता है क्या है, बगदाद आपका इराक, ठीक है ना, इराक का शहर हो जाता है, आपका टिग्रिस नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो यहाँ पर आता है टिग्रिस नदी पर है। और आपका सिकंदरिया जो लिखा हुआ है ये आपका मिस्र है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, मिस्र हो जाता है, ये आपका नील नदी पर है। ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, नील नदी पर आपका मिस्र का हो जाता है सिकंदरिया। बुडोपेस्ट जो है वो आपका हंगरी में है, ये आपका डेन्यूब पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, माले किस देश की राजधानी है, मॉरिशियस, लक्षद्वीप, मालदीव या फिर आपका मलेशिया। तो माले के बारे में बताना है कि ये जो है हमारी किस देश की राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो अगर माले के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो माले जो है वो आपकी मालदीव की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, रिपीट करिएगा, आंसर मालदीव की राजधानी है। ठीक है, मॉरिशियस जो है वो यहाँ पे, ठीक है ना, माले यहाँ पे राजधानी है। मॉरिशियस एक आपका देश है और इसकी पोर्ट लुइस जो है इसकी राजधानी है। ठीक है ना, क्या हो जाती है यहाँ पे, पोर्ट लुइस जो है वो इसकी राजधानी हो जाती है। लक्षद्वीप यहाँ पे क्या हो जाती है, कवरटी की राजधानी हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, कवरटी की राजधानी हो जाती है। मलेशिया की क्या हो जाती है, कुआलालंपुर हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे, कुआलालंपुर जो है वो यहाँ पे मलेशिया की राजधानी हो जाती है। ठीक है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है, मीराबाई, तुलसीदास या फिर कबीर या फिर जयदेव। चलिए जल्दी से बताइए। चलो जल्दी से बताओ। देखो, मध्यकालीन भारत में हमारे सामने लिखा गया है, मध्यकालीन भारत में के दौरान लिखी गई किताब गोपी गीत गोविंदम जो है, इसके लेखक आपको बताना कौन है, मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं या फिर आपके जयदेव। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो किताब है गीत गोविंदम, इसके लेखक यहाँ पे कौन हो जाते हैं, तो जयदेव जो है इसके लेखक हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं, जयदेव हो जाते हैं। गीत गोविंदम हो गया, एक इनकी एक और पुस्तक, इसको रति मंजरी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, इनकी पुस्तक को रति मंजरी बोला जाता है ना। मीराबाई की तो गीत गोविंद टीका है, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो जाएगी, तो इनकी जो है क्या हो जाएगी, गीत गोविंद, ठीक है ना, टीका, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। और एक इनकी हो जाती है राग गोविंद। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है आप लोग को कि सर गोविंद तो मोस्टली इनकी किताबों का नाम है, ऐसा नहीं। ठीक है, तुलसीदास जी की सभी को पता होगी, तुलसीदास जी की सबसे पहली किताब रामचरितमानस। ठीक है, क्या हो जाएगी, रामचरितमानस हो जाएगी। और दोहावली इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है, सभी को पता होगा, इनके द्वारा दोहावली लिखी गई है और गीतावली लिखी गई है और एक विनय पत्रिका। ठीक है ना, क्या है एक यहाँ पे, विनय पत्रिका हो जाता है। ठीक है, कबीरदास जी की अगर बात करते हैं तो कबीरदास जी के बीजक बहुत फेमस। ठीक है ना, बीजक में क्या क्या आते हैं ये समझो। बीजक में आपकी साखी हो जाती है, ठीक है, आपकी सबद हो जाती हैं और आपकी रमैनी हो जाती है। ये चीज़ें जो है इनकी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, यहाँ पे फेमस हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई के द्वारा लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में ही अपने ही महल में नजरबंद कर दिया। वह शाहजहां मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, मुमताज का दूसरा पुत्र था और 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। यहाँ पे बताएंगे कि जो हमारा सही उत्तर है वो क्या होगा। ठीक है, मुगलों के बारे में क्वेश्चंस हैं और मुगलों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर ज्यादातर, और औरंगजेब के बारे में यहाँ पे आपको बताना है यही कौन सा वाला जो कथन है वो आपका गलत है। ठीक है,
चलिए देखिए, अगर यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं, तो यहाँ पर समझो क्या हो जाएगा कि वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा लड़का पुत्र था। ठीक है, ये यहाँ पे देखो शाहजहां के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये इनके जो टोटल बच्चे थे वो आपके 7 बच्चे थे। पुत्र जो थे वो 4 थे, पुत्री जो थी वो आपकी 3 थी। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें पहले नंबर का जो था वो दारा शिकोह होता, ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, दारा शिकोह जो था वो यहाँ पे पहले नंबर का था। दूसरे नंबर का आपका यहाँ पे शाह सुजा था। ठीक है ना, क्या हो जाता है यहाँ पे, शाह सुजा जो है वो दूसरे नंबर का था। तीसरे नंबर का यहाँ पर कौन था, तो तीसरे नंबर का यहाँ पे औरंगजेब था। ये भी यहाँ पर याद रखना, तीसरे नंबर का औरंगजेब था। और चौथे नंबर का आपका मुराद बख्श था। ठीक है ना, कौन था यहाँ पे, मुराद बख्श जो है वो आपका चौथे नंबर का। ठीक है, और इसमें भी अगर बात करते हैं तो इनकी 3 बहनें भी है ना। तो उसके बाद यहाँ पर याद रखना है, सारी चीजें लड़ाई वगैरह होती हैं, आपस में लड़ जाते हैं, बहनें एक तरफ, मतलब बहन एक एक भाई की तरफ हो जाती है। इसमें से मुराद बख्श जो है अकेला पड़ जाता है। ठीक है, फिर जाके पूरी एक तरीके से निपटती है और औरंगजेब बाकी को मार के यहाँ पर क्या बनता है उसका। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करते हुए चलो, एक एक चीज को नोट करते हुए। ठीक है, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा का सिकंदरा में दफनाया गया था। किसकी यहाँ पे मृत्यु के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है ना, तो अकबर की मृत्यु होती है। ठीक है, कब होती है, 27 अक्टूबर 1605 में। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना सम्राट अकबर हो जाएगा। और अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिकंदरा में दफना दिया जाता है, सभी को पता होगा। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी, सभी को पता होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी दी गई थी वो काकोरी कांड के लिए दी गई थी। ठीक है, काकोरी में जो ट्रेन डकैती हुई थी उसके लिए यहाँ पे फांसी दी गई थी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो क्या असल में ये हमारे क्रांतिकारी थे, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी थे। यहाँ पर ये भी नोट करिएगा किसके क्रांतिकारी थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्रांतिकारी हो जाते हैं। ठीक है, इनके क्या हो जाते हैं, क्रांतिकारी हो जाते हैं। और क्या हुआ था एक्चुअल में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो एक ट्रेन आ रही थी। ट्रेन कहाँ से आ रही थी, तो ट्रेन जो है वो आपकी सहारनपुर से आ रही थी। ठीक है, ये भी यहाँ पर याद रखना, क्या हो रहा होता है, सहारनपुर से ट्रेन आ रही होती है। और ठीक है, तो वो आपकी 8 डाउन डिब्बों वाली मालगाड़ी थी। ठीक है ना, क्या थी यहाँ पे, मालगाड़ी थी 8 डाउन डिब्बों की। कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब लखनऊ में एक जगह पड़ती है काकोरी जगह, तो वहां पे क्या हो जाता है, लूट लिया जाता है। वो भी कब लूट लिया जाता है, 9 अगस्त 1925 को आपका लूट लिया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, काकोरी कांड जो है वो आपका हो जाता है। ठीक है, बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ पर से समझो कि इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती जो है नाम दिया जाता है। अब होता है क्या है कि इस कांड में क्या होता है, जो चंद्रशेखर आजाद होते हैं, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, जो चंद्रशेखर आजाद हो जाते हैं वो तो इसमें बच जाते हैं। ठीक है ना, वो इसमें क्या होता है, बच जाते हैं, वो यहाँ से निकल पड़ते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है ना, अब होता है क्या है कि इन पर मुकदमा चलता है, जिसमें से ये 4 इसमें जो हो जाते हैं, 4 इसमें एक तरीके से पूरी तरीके से आप मानते हुए चलो जो अभियुक्ति पाए जाते हैं, पूरी तरीके से इस मुकदमे में अपराधी पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर में यहाँ पर क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। ठीक है ना, कहाँ पर दी जाती है, गोरखपुर। एक आपके होते हैं अशफाक उल्ला खां। ठीक है ना, क्या कौन हो जाते हैं, तो अशफाक उल्ला खां हो जाते हैं। इनको कहाँ पर दी जाती है, तो इनको फैजाबाद में दी जाती है फांसी। कहाँ पर दी जाती है, फैजाबाद में दी जाती है। फिर एक हो जाते हैं रोशन सिंह हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं, रोशन सिंह हो जाते हैं। तो रोशन सिंह को कहाँ पे दी जाती है, तो इनको आपकी प्रयागराज में दी जाती है। ठीक है ना, कहाँ पर दी जाती है, प्रयागराज। फिर राजेंद्र लाहड़ी हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन हो जाते हैं यहाँ पे, राजेंद्र लाहड़ी हो जाते हैं। इनको कहाँ पर दी जाती है, तो इनको आपका गोंडा में दी जाती है। ठीक है, कहाँ पर, गोंडा में फांसी दी जाती है। तो इतने लोग हैं, इनको आपकी क्या करी गई थी, फांसी जो है वो आपकी दी गई थी। हाल ही में गोयम, इसको रहने दो। ठीक है ना, चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं इनको भी। तो अब यहाँ पे देखिए, हाँ, हाल ही में गोयम बिना मूल्य विज योजना जो है वो आपकी शुरू हुई। कहाँ पे शुरू हुई, तो वो आपकी गोवा के अंदर शुरू। ठीक है, हाल ही में किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस्पात मंत्रालय का जो यहाँ पे सचिव का जो पदभार है वो चंद्रलाल दास ने यहाँ पे संभाला है। ठीक है,
हाल ही में सरकार ने विमान रखरखाव मरम्मत ओवरहॉलिंग के कितने प्रतिशत एफडीआई की मजदूरी दी है? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो मजदूरी आपकी अप्रोक्सीमेटली दी गई थी, एक मिनट ना, हाँ 100% की पूरी जो मजदूरी है वो आपकी दी गई। हाल ही में श्रीराम कैपिटल को एआरसी लॉन्च करने के लिए किसकी मंजूरी मिली है? ठीक है, श्रीराम कैपिटल की एआरसी लॉन्च करने के लिए यहाँ पर आपको बताना है किसकी मंजूरी जो है वो आपकी मिली है, तो आरबीआई की मिली है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किसे झारखंड विधानसभा का चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर आपका चुना गया है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को आपका चुना गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव 2024 जो है वो आपका मनाया जाएगा? भाई बहुत आसान सा सवाल और बहुत आसान सा इसका जवाब, हरिद्वार 2024 का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं रीजनिंग के सेशन पे आ जाते हैं। मधुमक्खी का रिलेशन भिन्न भिनाने से दे रखा है, मुर्गियों का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है किससे होगा? तो देखो मधुमक्खी क्या करती हैं, बड़ा ही भिन्न भिनाती हैं, ग्रुप में होंगी, भिन्न 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 करती रहेंगी। मुर्गियों के बाद क्या होता है, कुटकुटाना होता है। ठीक है ना, उनके में क्या होता है, कुटकुटाना होता है, कुट 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 करती रहेंगी, है ना। चलिए अब ये मत बोल देना कि सर वो हाउलिंग करती है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी के भेड़िया नहीं है जो हाउलिंग करेंगे, है। अगला देखो क्या है कि आपको बताना है कि अगला जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे सही उत्तर क्या होगा। तो देखो एक तीर, अगर यहाँ पे देखोगे तीर एक्सचेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, सबसे नीचे है, सबसे ऊपर आया यहाँ पे, फिर इसका मतलब सबसे ऊपर होना चाहिए। सबसे ऊपर आपका या तो ये होगा या फिर आपका ये वाला हो जाएगा, ये 3 है ना। अब यहाँ पर इस वाले तीर को देखते हैं। ठीक है, ये तीर है, फिर ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऊपर गया है, ऊपर के बाद नीचे आया, तो इसका मतलब इसके बाद जब ये आपका जाएगा थर्ड प्लेस पे जाएगा, तो सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेमन को आपका यहाँ पे ELMNO में लिखा जाता है, और आपको बताना है कि क्लस्टर को क्या लिखेंगे। देखो सीधी सी बात है, लेमन आपके सामने लिखा है। लेमन में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कुछ नहीं करा है, इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। मतलब समझे आरोही क्रम का? आरोही क्रम का मतलब है कि लेमन आपके सामने लिखा है तो EL, ठीक है ना, और यहाँ पे M आपके सामने रहेगा और NO इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया EL, M आपके सामने रहा, यहाँ पे हो गया NO। ठीक इसी तरीके से क्लस्टर को जरा देखो और बताओ, तो क्लस्टर में भी तो सेम चीज आपकी अप्लाई होंगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अगर क्लस्टर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने क्या करा है, इसको भी इन्होंने आरोही क्रम में लिख दिया है। एक मिनट रुक जाना। ठीक है, देखो सी को तो सी वैसे लिख रहे देते हैं, अगर LU को देखते हैं तो L को अगर हम लोग देखेंगे तो E, ठीक है ना, और UE, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ठीक है, इसको स्किप कर देना, मुझसे ही कहीं पे गलती हो रही है। खैर, प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है और आपको ये बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति किस उत्तर आकृति में जो है वो आपकी छुपी हुई है। ABCD में से बताइए किस आकृति में जो है वो आपकी प्रश्न आकृति पे छुपी हुई है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, प्रश्न आकृति आपको पता नहीं कहाँ पे बनी है। अगर आप इसको यहाँ पे गौर से देखोगे तो आपको ये कहेगा, आप ये कहोगे सर हो सकता है B वाले में बने हुए, है ना, तो ऐसा नहीं है। B वाले में अगर यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से कि कट लग रहा है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, तो मतलब ये नहीं होगा। A वाले में भी अगर हम लोग देखते हैं तो A वाले में क्या आपका बनता दिख रहा है, नहीं, अगर ये आगे तक ऐसे जाता तब होता, ये भी नहीं होगा। C वाले में पूरी की पूरी आकृति बनी है, देखो कैसे बनी है। ठीक है, देखना अभी दिखाता हूँ सही से। एक मिनट, देखो इसमें कहाँ पे बनी है। इसमें यदि आकृति को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये इस तरीके से बन के गई, बोलेंगे सब बिल्कुल गई इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब देखिए आकृति ऐसे करके चली गई, बोलेंगे सब बिल्कुल चली गई, और ये आकृति ऐसे आके मिल गई और ये आकृति यहाँ पे ब्लॉक होकर ऐसे चली गई। ठीक है, चलो अगला देखो आपके सामने क्या है कि डिक्शनरी को किसी कोड लैंग्वेज में 20 लिखते हैं, मोबिलिटी को आपका 16 लिखते हैं, टर्मिनेशन आपको बताना है कि टर्मिनेशन को आपका क्या लिखा है। ठीक है, कैसे लिखते हैं पता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे
क्यों लिख रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर रीज़न यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या रीज़न है। कैसे, अगर डिक्शनरी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ अक्षर कितने हैं आपके 10 इंटू 2 20 लिख दिया। ठीक है, मोबिलिटी में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 2 16 लिख दिया। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो टर्मिनेशन भी तो सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इंटू 2 अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 ऐसे हो जाएगा, तो मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 का रिलेशन 4 से है, x यहाँ पर आपका है रिलेशन 6 से दे रखा है, x मान लो क्वेश्चन मार्क मान लो, 100 रिलेशन 5। तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, देखो भाई अब ये दे रखा है 4 इंटू 2 की पावर अगर हम लोग 2 कर देते हैं, है ना, 4 इंटू 2 की पावर 2, तो मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 8 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब सेम इसमें 5 इंटू 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाता है। ठीक है, 10 का स्क्वायर जो है वो आपका 100 हो जाता है। अब यही 6 इंटू 2 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन आंसर। ठीक है, चलिए राजू को यहाँ पे कोड लैंग्वेज में WFOZ लिखा जाता है, सीता को XNYF लिखा जाता है, तो मोनू बताना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, राजू लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राजू लिखा हुआ है। अब जरा ये बताओ कि इस राजू में ऐसा क्या आपको दिख रहा है। तो भाई अगर हम लोग देखेंगे तो राजू का यहाँ पे प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू अगर +5 कर दोगे, +5 कर दोगे, +5 +5 कितना आ जाएगा, W आ जाएगा, F हो जाएगा, O हो जाएगा, Z हो जाएगा। इसको चेक ही मत करो ना, डायरेक्ट मोनू पर आ जाओ। मोनू में क्या कर दोगे, प्लस का 5 कर दोगे, प्लस का 5 जैसे मोनू में करोगे आपको R मिलेगा। R एक ऑप्शन में है, D वाले में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ दो, टाइम ही मत वेस्ट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा सा दे रखा है कि सभी के सभी एंजाइम क्या है, यहाँ पे विटामिन है। ठीक है, एंजाइम जो है वो सभी के सभी आपके क्या दे रखे हैं, ये आपके विटामिन दे रखे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर समझ गए विटामिन है। सभी विटामिन कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी के सभी जो विटामिन है वो क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है ना, हमने कहा ठीक है सर बिल्कुल हम लोग समझ गए। अब देखो क्या सभी एंजाइम आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, तो बोलेंगे सर सभी के सभी एंजाइम भी तो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या कोई भी एंजाइम आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये तो आपका गलत हो गया। तो मतलब आपका निष्कर्ष पहला वाला जो है वो आपका अनुसरण कर रहा है बस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस भी आपको एक एक अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब मैथ का सेशन है, मैथ के सेशन को बड़े आराम से देखना है, एक एक चीज आपको बहुत आराम से बताएंगे। 5 विषयों में अमित के प्राप्तांक का औसत 72 है। ठीक, हमने कहा ठीक है। यदि इन विषयों में से 3 विषयों के प्राप्तांक का औसत 70 है, तो शेष विषयों का प्राप्तांक का औसत आपको बताना है क्या है। यहाँ पे एक लड़का अमित है, जिसको क्या हो जाते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि उसके जो 5 विषय हैं उसमें जो उसका एवरेज आ रहा है 72 आ रहा है। ठीक है ना, 5 विषयों में उसका जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 72 आ रहा है। तो टोटल नंबर आपके यहाँ पर कितने हो जाएंगे 360 हो जाएंगे। बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। उनके 3 विषयों में प्राप्तांक का औसत 70 है, मतलब 3 विषयों का प्राप्तांक का जो औसत है वो आपका 70 है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो शेष 2 बचे यहाँ पे आपको बताना है, तो शेष विषयों के प्राप्तांकों का औसत क्या है। 5 विषयों के टोटल प्राप्तांक कितने थे 360 थे। ठीक है, 3 विषयों के टोटल प्राप्तांक कितने थे 210 थे। तो शेष बचे वालों का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस का आपका 210 होगा कि नहीं होगा। कितना बचेगा आपका 150 बचेगा, बच जाएगा ना 150, कहेंगे सर बिल्कुल बच जाएगा। 150 बटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, एवरेज निकालना है ना हमें, तो सिंपल आपका एवरेज कितना लेकर आएगा, तो बोलेंगे सर 75 जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 75 हो जाएगा, मतलब 75 जो है वो आपका सही ऑप्शन आंसर होगा बी वाला। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला देखिए जरा। अगला है कि ABC किसी काम को 5, 6, 8 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे 7 काम करें तो कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त हुए। तो बी का हिस्सा आपको बताना है कितना होगा। ठीक है,
ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे लग नहीं पाएगा, बड़ा भयानक और खतरनाक सवाल। देखो ए बी सी जो अपना काम करते हैं, ए के द्वारा जो काम कराया जा रहा है 1/5 भाग करा जा रहा है, बी के द्वारा जो काम करा जा रहा है वो आपका 1/6 भाग करा जा रहा है, सी के द्वारा जो काम करा जा रहा है वो आपका 1/8 भाग करा जा रहा है। 3 भाग यहाँ तक हो गए, बोलेंगे सर बिल्कुल हो गए। अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, यदि वे 7 काम करें, ठीक है, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ABC इनका ये पूरा काम हो गया, और एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं, तो एक दिन में इनका जो काम हो जाएगा 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8, मतलब एक दिन का जो इनका काम होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, यहाँ पे निकल आएगा 24। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे, जब एलसीएम 120 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा समझना। ठीक है, तो 24 बटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 24 बटा हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 24 बटा 120 हो जाएगा रेशियो। फिर आपका 20 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 बटा 120 हो जाएगा रेशियो। फिर यहाँ पे 15 बटा आपका 120 हो जाएगा रेशियो। ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे तो कितना हमें मिल जाएगा, तो हम ये बोलेंगे 120 सब जगह कैंसिल, तो 24 रेशियो 20 रेशियो 15 जो है वो हमें निकल आएगा। ठीक है, तो इनका जो योग है, अनुपात योग कितना लिख लेगा, 59 लिख लेगा। आपसे बी का पूछा गया है, बी का कितना है, रेशियो 20 है, 20 बटा 59 और टोटल राशि कितनी थी, 2950 थी। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 59 से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 20, ये आपका 5 बार में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 20 × 50 मतलब हमारा यहाँ पे 1000 जो है वो आपका सही ऑप्शन आंसर सी वाला बन जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो क्या बनेगा, बोलेंगे सर सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन को समझो कि इसमें बोल क्या रहा है एग्जामिनर और आपको करना क्या है, कैसे इसका सोल्यूशन जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, एक एक चीज को जब आप यहाँ पे समझोगे ना, तभी क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, बाकी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पहले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्लास की अपडेट होती है पहले आपको टेलीग्राम पे पता चलती है। ठीक है, दूसरा, अगर आप हमसे यहाँ पे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, देखो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, बहुत वैल्यूएबल भी हो जाते हैं। अगर आप हमसे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 45 रुपीज़ के नोट्स हैं, जीटी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, जो जो क्वेश्चंस आए हैं, सारी बातें जो हैं उसमें आपको यहाँ पे लिख रखा होगा, सारी बातें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप हमसे सीधे सीधे वो नोट्स जो है वो आप हमसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, जो कि यहाँ पे बहुत ही कम मिनिमम कॉस्ट में आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, 45 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो आप निकालना पाओ। 45 रुपीज़ एक आपका बहुत छोटा सा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, जो आप बहुत ही ईजिली जो है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी उस नोट्स को आप आगे भी शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो एक बार आपने नोट्स ले लिए सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उस नोट्स को आप आगे शेयर कर सकते हो, आपके लिए मतलब एक तरीके से वैल्यूएबल तो है ही है, और जितना चाहे उतने दोस्तों के साथ बांटो, जितने चाहे उतने दोस्तों को देते रहो नोट्स। ठीक है, उसमें तो कोई इशू का बात है ही नहीं। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। खैर क्लास अभी आपकी एंड नहीं हुई है, बीच में बात बताना आपके लिए ज़रूरी था। ठीक है, फिर से क्लास पे आ जाते हैं। क्लास में फिर से हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है उस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल जल का अनुपात 5:8 हो जाता है। मिश्रण में मूल मात्रा लीटर में आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत भयानक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इजीली आप इसको जो है यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो क्या होगा। देखो भाई, अगर यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि एक मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल की मात्रा, अल्कोहल और जल की मात्रा, अल्कोहल को A से लिख देते हैं, इसमें कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है। जल को हम लोग W से लिख देते हैं, कितनी दे रखी है, 4x दे रखी है। 8 लीटर पानी मिलाने पे, तो दोनों में ही तो 8-8 लीटर आपका पानी मिलेगा। ये इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात, इसमें 8 लीटर जब आपका पानी मिला दिया गया है तो आप देखो क्या हो जाएगा कि 3x अपॉन, ठीक है ना, 4x + 8 मिलाने के बाद क्या हो जाती, 5 अपॉन आपका यहाँ पर हो जाता 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा,
24x बराबर आपका हो जाएगा 20x प्लस आपका हो जाएगा 40, तो 4x बराबर हमारा हो जाएगा 40 और x बराबर हमारा हो जाएगा x बराबर 40 अपॉन हमारा हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x अपॉन हमारा कितना x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10। ठीक है, मिश्रण में मूल मात्रा जो है वो आपको बताना लीटर में कितनी है। ठीक है, टोटल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी मूल मात्रा कितनी थी 3x प्लस आपका 4x इक्वल्स टू आपका 7x, तो 7 इंटू 10 इक्वल्स टू आपका 70, तो मूल मात्रा क्या थी आपकी 70 लीटर जो थी वो आपकी यहाँ पे मूल मात्रा थी बी वाला। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 4 संख्या आपको दे रखी है, ठीक है ना, क्या दे रखी है आपको 4 संख्या दे रखी है 2 3 5 7 के रेशियो में, इनका एचसीएफ, इनका जो एचसीएफ है वो आपका x है, सॉरी h है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग आपको बताना है क्या हो। ठीक है, चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या पहली संख्या इसमें से क्या दे रखी है, पहली संख्या इसमें से 2x है। ठीक है, दूसरी संख्या इसमें से क्या दे रखी है, दूसरी संख्या इसमें से 3x है। तीसरी संख्या इसमें से क्या दे रखी है आपको 5x दे रखी है, और चौथी जो संख्या आपको दे रखी है इसमें से क्या दे रखी है 7x दे रखी है। यही तो दी गई है, बोलेंगे सर बिल्कुल ये दी गई है। चलो, चारों संख्याओं का एचसीएफ आपको 6 दे रखा है, इन चारों की चारों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आपको कितना दे रखा है 6 दे रखा, हम समझ गए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या देखो भैया, ठीक है ना, सबसे बड़ी मतलब आप एचसीएफ का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या है एचसीएफ का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो है वो आपको 6 दे रखा है। ठीक है, अब देखो जरा सबसे बड़ी संख्या इनमें से क्या है, सबसे बड़ी संख्या है इसमें से 7x है, और सबसे छोटी संख्या इनमें से क्या है, सबसे छोटी संख्या 2x है। अब पढ़ो, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का वर्ग मतलब इनका स्क्वायर का योग क्या होगा। ठीक है, 7 के स्क्वायर का योग कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको 53x स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। ठीक है, और एचसीएफ हमारा मतलब x बराबर हमको यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 53x स्क्वायर बराबर आपको बताना है, तो 53 6 का स्क्वायर 36 इंटू कितना हो जाएगा 36, तो हमारे पास कितना निकल आएगा 908। ठीक है, 1908 जो है वो हमारा यहाँ पे निकल आएगा, कौन सा वाला बी वाला जो है वो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को, ये बताइए। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, इसका जवाब जो है सभी लोग हमको यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इसका सही उत्तर ये जो है या फिर ये उत्तर जो है इसका सही। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि एक फुटकर विक्रेता क्रय मूल्य पर 12% का डिस्काउंट देने पर 18% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 है तो विक्रय मूल्य आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बहुत भयानक क्वेश्चन है कि आप लगा नहीं पाओगे, कि आपसे होगा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ईजिली आपसे क्वेश्चन जो है इसको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। शाम में आपकी यहाँ पे क्लास होगी, ठीक है, वो लाइव क्लास होगी, 8 बजे हो या 9 बजे हो। ठीक है, 8 बजे अदनान सर की क्लास होगी, तो उसके ठीक बाद मेरी क्लास होगी 9 बजे। बाकी क्लास को सभी लोग आप लोग शेयर करते रहा करें। ठीक है, शेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा हमें भी लगता है कि हाँ, हम कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आगे तक वो क्लास जो है बच्चों तक पहुँच पा रही है। ठीक है, ये सारा मोटिवेशन हमारे लिए भी ज़रूरी है। जितना मोटिवेट आप रहते हो उतना हमको भी रहना जरूरी है। ठीक है ना, अगर आप मोटिवेट हो तो थोड़ा सा हमको मोटिवेट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे उनको लेकर आइए। ठीक है, जीडी का एग्जाम आपके करीब है, इसके बाद जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, उसके लिए बिल्कुल तैयारी करते रहिए। आरपीएफ कांस्टेबल आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी एग्जाम है, उसको क्वालिफाई करना। और कोई भी तैयारी में कहीं पर भी कैसी भी दिक्कत आती है, फेस करते हो, तो हम बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो बिल्कुल आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको उसका सोल्यूशन जो है बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।